अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, बुक तो आज भी नहीं पहुंची, तो मैं फिर आपको ना चैप्टर दे रहा हूँ, उसमें से सवाल करने हैं आज। भेज दी। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग खोलें चैप्टर और उसमें आ जाइए। क्वेश्चन 2, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, क्वेश्चन 2, 48। ये आई कैप के पास पेपर का नहीं है, एचईसी का है, लेकिन शुरू के लिए रीजनेबल सवाल है। पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ। ग्रुप में चैप्टर शेयर किया मैंने, हैं ग्रुप में आप? उसमें पेज 48 पे आइए, क्वेश्चन 2 और पढ़ लीजिए।
हाँ जी, कितना अर्सा लगेगा पढ़ने में? अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कह लेता हूँ मैं। ज्यादातर वैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही होंगे इसमें, क्योंकि कुछ इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की कह रहा हूँ। इसमें सवाल पहचाना जाता है पेपर में, सवाल पहचानने में कोई बड़ा मसला नहीं होता है। थोड़ी बहुत सिर्फ इससे जो मिक्सिंग होती है, थोड़ा बहुत जो धोखा पड़ता है कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल है या फलाने टॉपिक का है, वो वैल्यूएशन से पड़ेगा, बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ना है हमने। उसके सवाल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सवालों में बाज औकात मुकाबला पड़ जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का है या बिजनेस वैल्यूएशन का है। अदरवाइज कोई मसला नहीं होता। क्योंकि वैल्यूएशन अभी पढ़ाया नहीं है, तो अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही सवाल होगा। सवाल की रिक्वायरमेंट में ये तो नहीं कहा कि एनपीवी निकालनी है। सवाल की रिक्वायरमेंट में तो इतना पूछा है, बताएं ये जो ऊपर जो भी हम खरीदना चाह रहे हैं ये करें कि ना करें, एनपीवी निकालने को नहीं कहा। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की टेक्निक्स में सबसे अफजल टेक्निक एनपीवी है। उसकी वजह पे बैक मेथड बकवास मेथड है, उसमें खराबियां हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रही, पैसे पूरा हो जाने के बाद क्या कमाएगा वो कंसिडर नहीं हो रहा, ARR कैश फ्लोज पे बेस्ड नहीं है, प्रॉफिट्स पे बेस्ड है। IRR और एनपीवी दोनों पाए के हैं, लेकिन इनमें से एनपीवी बेहतर क्यों है ये अगली क्लासेस में आएगी इस पे बात। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेस्ट टेक्निक एनपीवी है। तो चूंकि सवाल की रिक्वायरमेंट में उसने नाम नहीं लिया एनपीवी का, फिर भी हमने एनपीवी ही निकालनी है। और डिस्काउंट रेट दे दिया उसने 12%। ये डिस्काउंट रेट आफ्टर टैक्स क्या चीज है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ाने के बाद, तब ये बताऊंगा कि आफ्टर टैक्स क्या चीज होती है। अभी इस चैप्टर के लिए फिलहाल डिस्काउंट रेट आफ्टर टैक्स वाला ही यूज करना है। अगर इस सवाल में कहा होता कि आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट 12% है और बिफोर टैक्स 16% है, तो हम आफ्टर टैक्स ही लेते। क्यों, ये आफ्टर टैक्स क्या होता है, इस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करूंगा बात। हाँ, एक बात और, अभी बेशक आप जबानी ही याद रख लें, हो जाएगी जबानी याद, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। एनपीवी टेक्निक में डिस्काउंट रेट क्या यूज होता है कॉन्सेप्चुअली? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इस सवाल में आपको वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट रेट कह के भी दिया जा सकता है, जैसे कहा यूजिंग 12% एज डिस्काउंट रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्ड भी यूज हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको भी डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज कर सकते हैं, इसको भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ले सकते हैं। क्यों है ऐसा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाने के बाद बताऊंगा। तो इस सवाल में तो खैर उसने नाम यूज नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सवालों में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी दिया हो सकता है। अच्छा, एनपीवी क्यों लगाना है, क्योंकि नाम नहीं लिया, बेशक बेस्ट टेक्निक वही है। अब आती है बात कि इसका करना क्या है। सवाल को ना अच्छी तरह पढ़ के प्लान करने के बाद शुरू करना बेहतर होता है, क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट सवाल पढ़ता है, जो टूटा फूटा समझ आ रहा तो सवाल करना शुरू कर देता है। लेकिन जब तक आप रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल को पूरा तरह समझे बगैर सवाल शुरू कर देंगे ना, तो बीच में जाके फंस जाएंगे। तो पहले सवाल को प्लान करें, पहले सवाल की पूरी कहानी समझिए, क्योंकि जब तक आप सवाल की कहानी नहीं समझेंगे ना, आपको रेलिवेंट कैश फ्लोज नहीं पहचाने जाएंगे।
इस सवाल में कहानी ये है कि एक फैक्ट्री है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमारा, उस प्रोसेस में जो इनपुट है वो है रबर पार्टिकल्स। रबर के पार्टिकल्स, इससे हम बच्चों के प्लेग्राउंड के खिलौने बनाते हैं, स्लाइड्स वगैरह बनाते होंगे, और जिस तरह के प्लेग्राउंड के खिलौने होते हैं ना वो बनाते हैं, प्लेग्राउंड इक्विपमेंट। तो जो हमारे इस प्रोसेस का प्रोडक्ट है वो प्लेग्राउंड इक्विपमेंट है। ये स्लाइड्स हो गई और वो उनके क्या होते हैं, स्विंग्स वगैरह, वो बनाते हैं। इस प्रोसेस का इनपुट रबर पार्टिकल्स है, और अभी इस वक्त रबर पार्टिकल हम खरीदा करते हैं। इस वक्त डिसीजन ये होने लगा है कि वो जो प्लेग्राउंड इक्विपमेंट बनाते हैं रबर पार्टिकल यूज करके, क्या वो रबर पार्टिकल खरीद के लाया करें या क्यों ना एक और प्लांट लगा के रबर पार्टिकल खुद बनाना शुरू कर दें। जिस प्रोडक्शन से, जिस प्रोसेस से ये रबर पार्टिकल बनाने हैं उसका इनपुट खराब टायर होंगे। तो इस वक्त जो डिसीजन होने लगा है ना वो ये काला वाला डिसीजन है। इस काले वाले डिसीजन का उस नीले वाले डिसीजन पे क्या इंपैक्ट है? यानी ये काम प्लेग्राउंड इक्विपमेंट बेचे ना बेचे ये फैसला हो रहा है। इस वक्त बात ये हो रही है कि प्लेग्राउंड इक्विपमेंट बेचे या ना बेचे, प्लेग्राउंड इक्विपमेंट बनाने के लिए प्लांट खरीदे कि ना खरीदे। नहीं, प्लेग्राउंड इक्विपमेंट तो बनाना ही है, वो तो प्रोडक्ट है। जो उसके लिए रॉ मटेरियल होता था उसका मेक और बाय डिसीजन है कि इसको बाय करते रहें या मेक कर लें। और मेक करने के लिए चूंकि प्लांट सेटअप करना पड़ेगा तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। लेकिन इस वक्त इस डिसीजन को करने के लिए प्लेग्राउंड इक्विपमेंट की सेल रेलेवेंट कैश फ्लो होगा? प्लेग्राउंड इक्विपमेंट को सेल करना क्या एक रेलेवेंट कैश फ्लो होगा? क्यों नहीं? क्योंकि रॉ मटेरियल, ये जो इसका नीला वाला रॉ मटेरियल है, काला वाला नहीं, नीले वाला रॉ मटेरियल, ये खरीदे या बनाए ये तो बेच ही लेंगे। तो इसलिए इस वक्त ये बहस है ही नहीं कि इसको बेचें कि ना बेचें, तो ये रेलेवेंट इनफ्लो है ही नहीं। इस वक्त बात हो रही है सिर्फ खर्चों की कि मेक कर लें या बाय कर लें। तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में भी बताया था क्या तरीका इस डिसीजन को करने का, दोनों को अलग अलग वर्किंग कर लें और एंड पे फिर उनको कंपेयर कर लें। चूंकि है ही कॉस्ट सारी, तो जो सस्ता काम होगा वो बेहतर है। या फिर आपको कहा था कि दो अलग अलग वर्किंग्स प्रेजेंट करने की बजाय नेट एक वर्किंग प्रेजेंट कर दें। वो वर्किंग एक काम करने की हो और उसको करते हुए दूसरा ना होना एज अ कॉस्ट या सेविंग आ रहा। तो इसमें चूंकि सारे के सारे कैश फ्लोज इसी के हैं, बाय ऑप्शन का बस सिर्फ परचेज प्राइस ही है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि परचेज ऑप्शन को अलग लिखें जिसमें ये कॉस्ट दिखाएं बस, और मेक ऑप्शन को अलग लिखें जिसमें इसके सारे कैश फ्लोज दिखाएं। या फिर इसको सॉल्व कर लें और वो चूंकि एक ही लाइन थी बस, उसका ना होना इधर सेविंग दिखा लें। सेविंग क्यों? क्योंकि अगर मेक करेंगे तो बाय नहीं कर रहे होंगे, तो प्रेजेंट करने के लिए इसको अलग सॉल्व कर लें, या फिर इसको सॉल्व कर लें और उसको ना होना इधर सेविंग दिखाते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, इससे टाइम बच जाएगा क्योंकि एक ही तो लाइन है इसकी। अगर ये अलहदा से 4-5 लाइनें होती, ये अलहदा से 4-5 लाइनें होती, तो फिर हम अलग अलग ऑप्शन ही रखते और दोनों की एनपीवीज को कंपेयर करते। तो ये है इस वक्त सवाल का प्लान कि इसको मैन्युफैक्चर करने की सारी कैश फ्लोज बनाएंगे हम, जिसमें उसका ना होना एज अ सेविंग दिखाएंगे। और अगर एंड पे नहीं, ये अगर वाली बात रहने देते हैं अभी, तो इसको मैं इस तरह सॉल्व करने लगा हूं और उसका ना होना एज ए सेविंग दिखा देते हैं। ये बात क्लियर है कि हम इस नीले वाली सेल्स को इग्नोर करने लगे? अगर ये कहानी लिखनी हो तो मर्जी है लिख लें, मैं फिर इसको सॉल्व करता हूं। अगर इसमें कुछ नोट किसी ने करना हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करता हूं।
टाइमलाइन कितनी? 0 1 2 3 4 5 या 6? 6, क्योंकि टैक्स 1 साल आगे जा रहा है तो इसलिए 6। अच्छा, सवाल रुपीज में करें, रुपीज इन 1000 करें, रुपीज इन मिलियन करें, जैसे आपको उस वक्त आसानी लग रही हो, बस 3-4 डिजिट सामने नजर आए, इतना तो कम से कम हो। तो इसमें फिगर्स ये 6-6 7-7 डिजिट चले जा रहे हैं, इसलिए थाउजेंड में कर लेता हूँ। मिलियन में करेंगे तो एक एक डिजिट रह जाने पीछे, तो इसलिए थाउजेंड में कर लेता हूँ। रुपीज में लिखते हैं ना, तो उससे फिर ये 6-7 डिजिट्स होंगे ना, लिखने में टाइम लगेगा, रश मचेगा, तो इसलिए इस तरह से कर लिया करें कि 3-4 डिजिट सामने नजर आ रहे हो। अक्सर सवाल मिलियंस में कर रहे होंगे, कोई थाउजेंड्स में कर रहे होंगे, कोई रुपीज में कर रहे होंगे, तो मैंने थाउजेंड्स में कर लिया। अच्छा, अब मैं मेक ऑप्शन को करना सॉल्व कर रहा हूं, यानी हम मेक ऑप्शन करें तो क्या होगा। मेक ऑप्शन करें तो इनफ्लो क्या होगा? वो जो परचेज का आउटफ्लो होता था वो अब नहीं होगा, तो परचेज कॉस्ट की सेविंग आ जाएगी। परचेज कॉस्ट कितनी थी, कितनी दी हुई है? 3.5 पर टन। अब ये टन्स की क्या कहानी है? पहले पैराग्राफ, अच्छा ये मैं अंग्रेजी भी सारा समझा देता हूं। पहले पैराग्राफ में कहानी ये लिखी हुई है कि ये तो खैर चिल्ड्रन प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का जिक्र है, रबर पार्टिकल्स वगैरह। चौथी लाइन, 1 टन ऑफ परचेज्ड पार्टिकल्स इज सेव्ड पर टन ऑफ टायर्स प्रोसेस्ड। यानी जितने हम यूनिट्स टन्स प्लास्टिक खरीदते थे उतने ही टन टायर्स चाहिए होंगे, तो इनके आपस की क्वांटिटी में तो फर्क नहीं है। फिर इसके बाद बाकी मैं सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे आ गया। सेल्स ऑफ द प्लेग्राउंड सर्विसिंग, मैं सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे हूं। सेल्स ऑफ प्लेग्राउंड सर्विसिंग विच यूज रबर पार्टिकल्स, बल्कि सॉरी एक चीज, हाँ ठीक है, यही सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। सेल्स ऑफ प्लेग्राउंड सर्विसिंग which uses rubber particles are forecast to be rupees 1.2 million in year 1। अब से ऑनवर्ड पहले साल में जो हमने रबर पार्टिकल जो नीली वाली सेल लिखी थी, ये 1.2 मिलियन रुपए के बेच लेंगे। हर साल ये 10% बढ़ती जाएगी, लेकिन प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी। तो प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी तो सेल्स बढ़ती कैसे जाएंगी? देखें, दो चीजें होती हैं सेल्स में भी और बाकी सारे वेरिएबल भी। ये आगे सवालों में ना ये चीज आनी है, सेल्स और सारे वेरिएबल खर्चे। एक साल से अगले साल तक जाने में अगर कुछ चेंजेस आ रही हैं, किसी भी एक साल की टोटल सेल्स कैसे निकलेंगे? दो चीजों का मल्टीपल। इस सवाल से हटके एक बात कर रहा हूं, सेल्स और अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट है तो वो भी ऐसे ही है, उसका कोई ना कोई पर यूनिट रेट होगा। फिक्स कॉस्ट वो भी ऐसी होगी, वो तो एक टोटल अमाउंट फॉर अ पीरियड होती है। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है ना, वो सिर्फ एक अमाउंट है, जबकि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दो चीजों का मल्टीपल होता है, क्वांटिटी और प्राइस। वेरिएबल खर्चे की ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल में होती है, जैसे मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, उस मटेरियल का जो ओरिजिनल रेट है, जो उसकी असल हालत है, वो है रुपए पर यूनिट पर किलो। लेबर वेरिएबल चीज है, उसकी ओरिजिनल हालत क्या है, मतलब लेबर का बेसिक डाटा क्या है, रुपीज इतने पर आर या पर यूनिट। तो जो वेरिएबल चीज हुआ करती है, वेरिएबल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल में होती है। टोटल फॉर द पीरियड तक पहुंचना है तो इनटू यूनिट्स करना पड़ेगा। सेल्स की ओरिजिनल हालत रुपए की बात,
इस सवाल पे आता हूं बाद में, पहले मैं ये समझा रहा हूं आपको कि जो सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, इनकी जो रुपी फिगर है, सेल्स की रुपी फिगर की ओरिजिनल रॉ हालत क्या है? वो एक प्राइस की शक्ल में होती है, प्राइस पर यूनिट। वेरिएबल खर्चे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल खर्चे, उनकी असल रुपी हालत एक रेट की शक्ल में होती है, रुपए पर यूनिट, रुपए पर किलो, रुपए पर आर। फिक्स्ड कॉस्ट की रुपी की असल हालत टोटल फॉर अ पीरियड होती है। ये बात मैं समझा पा रहा हूं? वेरिएबल का जो रुपया है ना, उसकी एक ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल होती है, यानी मटेरियल, लेबर, इसकी रॉ हालत 50 लाख रुपए फॉर द ईयर नहीं है। मटेरियल की बेसिक रॉ हालत क्या है? इतने रुपए पर किलो, इतने रुपए पर यूनिट, एक रेट की शक्ल में होता है। टोटल फॉर द ईयर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह सेल्स की असल रॉ हालत ये नहीं है कि 20 मिलियन रुपए की सेल्स हैं फॉर द ईयर। रॉ हालत उसकी रुपीस प्राइस में है, प्राइस पर यूनिट, टोटल फॉर द पीरियड तक पहुंचना है। किधर है? तो यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों में प्राइस, रेट और यूनिट्स, दो चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, जबकि फिक्स कॉस्ट की असल फिगर, असल रॉ हालत क्या है? ये बस एक अमाउंट है फॉर अ पीरियड। ये जो बात बताने लगा हूं ना, ये आपको अगले इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सवालों में काम आनी है बात, वैल्यूएशन में भी काम आएगी। सेल्स और वेरिएबल, इनकी रुपी की असल रॉ हालत एक पर यूनिट चीज की होती है, रुपए पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट, रुपीस पर केजी, रुपीस पर आर। टोटल फॉर अ पीरियड तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट की असल हालत एक टोटल अमाउंट फॉर अ पीरियड होती है। अब इसमें अगर किसी एक पीरियड का आपको डेटा दिया हुआ है, इस सवाल से हटके एक बात कर रहा हूं, अगर आपको 2021 की सेल्स गिवन है 470 मिलियन, मटेरियल, लेबर, कोई भी और खर्चा, टोटल रुपीस गिवन है 180 मिलियन, फिक्स कॉस्ट, कोई रेंट हो गया, कोई इंश्योरेंस हो गई, ये एक फिगर गिवन है 70 मिलियन, और आपको इन फिगर्स को यूज करके 2022 की फिगर्स एस्टीमेट करनी पड़ती हैं। तो अगर 21 की फिगर ये थी और 22 की फिगर एस्टीमेट करनी है, तो इन दोनों में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं? यूनिट्स और प्राइस। तो अगर कल की सेल प्रोजेक्ट करनी होगी, कल की वेरिएबल कॉस्ट प्रोजेक्ट करनी होगी, तो दो चीजों की चेंज का ख्याल रखना होगा, क्वांटिटी भी चेंज हो रही होगी, प्राइस भी चेंज हो रही होगी, दोनों चेंज हो रही होंगी, तो दोनों की चेंज का इसमें इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। जबकि फिक्स कॉस्ट अगले साल की प्रोजेक्ट करनी है तो सिर्फ प्राइस का इफेक्ट आना है, सिर्फ महंगाई का। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2022 में यूनिट्स यानी वॉल्यूम 7% ग्रो कर जाएगा, जबकि जो सेल प्राइस है वो 9% बढ़ जाएगी। सेल्स कैसे निकालो? 16% बढ़ा लूं 470 को, फिर 470 को ये भी करना पड़ेगा और 1.09 भी करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है जो आगे कई सवालों में होनी है, इसलिए इंश्योर कि ये चीज आपको समझ आए। सेल्स कल कितनी होंगी? 470 मिलियन इस साल की थी, अगले साल की कितनी होंगी? इसमें दोनों चीजों का इंपैक्ट डालना पड़ेगा है। ये वॉल्यूम का चेंज भी डालना पड़ेगा और प्राइस का चेंज भी डालना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फिक्स कॉस्ट है और मटेरियल, लेबर, सारी कॉस्ट महंगी हो जाएंगी अगले साल 11%। तो अगले साल की फिक्स कॉस्ट कैसे निकालो? 70 मिलियन को 11% बढ़ा दो, यानी 70 मिलियन इंटू 1.11 कर दो। ये 1 पॉइंट समथिंग पक्की बात है, समझ आती है? कोई परेशानी नहीं अगर पूछेंगे तो? सच्ची
ये 180 मिलियन अगले साल कितनी होगी? ये महंगी भी होगी, और चूंकि एक वेरिएबल चीज है जिसमें ये और ये दोनों इस्तेमाल हुए में, तो इसलिए इसने 1.07 भी होना है। तो सेल्स और वेरिएबल खर्चे, इनको अगर अगले साल की प्रोजेक्शन करनी हो तो उसमें क्वांटिटी का फैक्ट भी डलना है, महंगाई का फैक्ट भी डलना है, सेल्स में भी और वेरिएबल खर्चों में भी। लेकिन फिक्स्ड खर्चे अगले साल की प्रोजेक्शन करनी है तो सिर्फ महंगाई का इंपैक्ट डलना है। ये बात क्लियर है? सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ईयर 1 की सेल्स होंगी 1.2 मिलियन रुपए, प्राइस लिखिए 1.2 मिलियन। सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, सेल्स ऑफ द प्लेग्राउंड सर्विसिंग which uses rubber particles are forecast to be rupees 1.2 million in year 1। ये प्राइस है या टोटल अमाउंट है? सेल्स की टोटल अमाउंट है। हर साल ये 10% बढ़ती जाएगी, लेकिन प्राइस सेम रहेगी, तो क्या बढ़ता जाएगा? क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अगर, और ये प्लेग्राउंड सर्विसिंग सेल्स, ये कौन सी बात हो रही है? वो जो हम मेन प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, नीला वाला जो लिखा था। तो अगर ये हम ज्यादा बेचेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो उसमें जो रबर पार्टिकल चाहिए वो भी ज्यादा होते जाएंगे, और इसमें कहीं पर ऐसा कोई लिंक नहीं बनाया, इसलिए जितनी सेल्स बढ़ानी है उतनी ही प्रोडक्शन भी बढ़ानी है। तो वो जो ईयर 1 की सेल्स के लिए तीसरी लाइन का एंड, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ तीसरी लाइन का एंड, 80,000 टन चाहिए होंगे इन सेल्स के लिए। 80,000 tons of tires need to be processed in order to meet raw material requirement of forecast sale in year 1। ये मैंने 2 सेंटेंसेस जोड़े हैं, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे हूं। पहला सेंटेंस पढ़ा कि सेल्स ईयर 1 में होंगी रुपीस 1.2 मिलियन, हर साल 10% बढ़ेंगी, प्राइस सेम रहेगी, तो क्या बढ़ेगा? क्वांटिटी बढ़ेगी। फिर अगला सेंटेंस छोड़ दिया मैंने, उससे अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, 80,000 tons of tires need to be processed in order to meet the raw material requirement of forecast sales in year 1। ये जो पहले साल में सेल्स करनी है, उनके लिए जो टायर्स चाहिए होंगे वो 80,000 टन चाहिए होंगे, और हर साल जब सेल्स 10% बढ़ेगी तो ये टायर्स की यूजेज भी हर साल 10% बढ़ती जाएगी। तो हमें टायर्स की क्वांटिटी क्यों चाहिए? क्योंकि ऊपर खर्चे पर टन ऑफ टायर के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो मैं पहली लाइन लिख रहा था अभी कि हमें कितने परचेज कॉस्ट का आउटफ्लो पड़ना था जो अब सेव होगा, तो 3.5 रुपए पर टन इनटू टन्स करने पड़ेंगे। तो टन्स निकाल लेते हैं, टन्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ईयर 1 के लिए कितने टन्स चाहिए होंगे? 80,000। ईयर 2 में कितने टन्स चाहिए होंगे? 10% ज्यादा, 88। अच्छा, ये काफी कॉमन यूज होगा सवालों में, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आईकैप के क्वेश्चन में यूज हुआ होता है LY, लास्ट ईयर। तो हम ये कह रहे हैं कि पिछले साल को हम ये कर रहे हैं, यानी हमने एग्जामिनर को फार्मूला बता दिया कि LY इंटू 1.1, कि हमने पिछले साल की फिगर को 1.1 किया, तो बस ये फार्मूला बता दिया, अब काफी है। तीसरे साल में कितने टन्स चाहिए होंगे? 96 800। चौथे साल में 1480। पांचवें साल में 117 128। छठे साल में, हाँ जी, छठा साल जज्बाती हो जाएंगे। ये सिर्फ बनाया था टैक्स के लिए, वरना ये सारी कैलकुलेशन बस 5 साल तक के लिए करनी है। ये कहाँ लिखा 5 साल तक के लिए करनी है? उसने सारा डेटा ही जो कहा है वो 5 साल तक के लिए कहा है। ये 2-3 दफा ये बात की है कि 5 साल, तो इसलिए बस 5। अब चूंकि हम ये यूनिट्स यहां निकाल चुके, तो हम यहाँ परचेज कॉस्ट सेविंग में कहेंगे कि 3.5 रुपए,
इनटू यूनिट्स, जो वर्किंग 1 में निकाल के दिखाए हैं तुम्हें। अब 3.5 रुपए इनटू वो सारे। लेकिन ये तो टायर के टन्स निकाले, वो तो रबर पार्टिकल्स लिख रहा हूं, सेम है, क्योंकि कहा है कि 1 टन रबर पार्टिकल जो खरीदते थे उसका काम 1 टन टायर से चल जाएगा, तो इसलिए क्वांटिटी सेम है। अच्छा, ये बात पक्की बात है ना, सबको क्लियर हुई है? क्योंकि आगे सवालों में होना ये काम बार बार। ये सारी कहानी ओके ना? जी बताइए। 1 में 280 308 33 8.8 372। अच्छा, वैसे ना थाउजेंड्स में लिख रहे हैं, तो अगर ये ऐसे ही करना है तो फुल स्टॉप की बजाय कॉमा लगा देते हैं, इसमें क्या है? तो इसलिए बस ठीक है, ना बताएं डेसिमल के बाद। डबल 3 9 373 410। इनफ्लो आउटफ्लो, ये इनफ्लो। हम चूंकि मेक ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें परचेज का ना होना एज अ सेविंग दिखा रहे हैं। और मेक ऑप्शन में क्या क्या रेलिवेंट कैश फ्लो होगा? एक तो ये बाय ऑप्शन को एज अ सेविंग दिखा दिया। मेक के इटसेल्फ क्या क्या कैश फ्लोज होंगे? पहले पैराग्राफ में कुछ, ये टायर भी तो हमने खरीद के लाने हैं, तो उन टायर के ऊपर भी खर्चा होगा। कितने रुपए? 40। और ये भी पर टन बताया हुआ है, तो ये जो हमने टायर्स लाने हैं 40 इंटू वही वाले टन्स, कितना? 40 इंटू वही 320। नहीं यार, 3200 होगा। वो 3.5 है, ये 40 है। 3200 3520 3872 4259 4685। ये ऊपर वाला इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? क्यों? क्योंकि हम मेक ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं। हम सवाल ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे कि परचेज ऑप्शन को अलग करते, मेक ऑप्शन को अलग करते, बाद में दोनों को कंपेयर करते खर्चे, या फिर एक सॉल्व कर ले दूसरे को एज अ सेविंग दिखा दे, तो इसकी इनफ्लो है। ये भी इनफ्लो है। ये जो पहले पैराग्राफ में इतनी सारी अंग्रेजी लिखी है ना, इस अंग्रेजी का मतलब यह है कि हम टायर खरीदेंगे नहीं, हम तो कूड़ा उठा के लाएंगे। और जब कूड़ा उठा के लाएंगे तो आपके घरों से अगर कोई कूड़ा उठाने वाला आता है तो वो आपको पैसे दे के जाता है, वो आपसे कूड़ा खरीदता है? खरीदता है, हम पे कर रहे होते हैं उसको। तो हमने ये जो टायर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके पास से जाके पुराने खराब टायर जो वो फेंका करते थे वो लेके आएंगे और हम उनको 40 रुपए दे के आएंगे, उनसे 40 रुपए लेके आएंगे। तो ये टायर्स हमने खरीदने नहीं है, टायर्स लेके आने हैं और साथ पैसे भी लेके आने। अच्छा, अब ये क्या कहानी लिखी है? ये पहले पैराग्राफ की 5वीं लाइन 6ठी लाइन के एंड से पढ़ रहा हूं है? जी जी, ये मैं आपको पहले पैराग्राफ की 5वीं लाइन बता रहा हूं। डिस्पोजल ऑफ यूज्ड टायर्स इज बिकमिंग एन एनवायरमेंटल मसला। यहां तक कि एक मसला बना हुआ है टायर फेंकने का।
प्लेयर्स लिमिटेड वालों ने इन टायर डिस्ट्रीब्यूटर्स को 40 रुपए में ये सर्विस ऑफर की है। वो जो अपने पुराने टायर्स फेंकना चाहते थे, हमने उनको ऑफर किया है कि हम आपको 40 रुपए चार्ज करेंगे और टायर उठा के ले जाएंगे। ये हम उनको सस्ते में सर्विस दे रहे हैं, वरना बाकी जो ट्रॉलियों वाले आते थे उनके पास, वो इससे पैसे ज्यादा लेते थे। अच्छा, मैं बता रहा हूं कि वो 50 रुपए लेते थे, 50 रुपए। हम उससे 20% कम 40 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो चूंकि हम 40 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें टेंशन नहीं है कि कल को हमें ये कूड़ा शायद ना मिले, हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम इस सर्विस के पैसे थोड़े चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए कल को हमें कोई शॉर्टेज का मसला नहीं होगा। ये पहले पैराग्राफ की आखिरी 3 लाइनों की कहानी है। The price would be 20% lower than the cost of landfill sites currently being used। कि ये जो अभी इस वक्त लैंडफिल एरिया होते हैं, जो इधर रिंग रोड के पास भी है, डंपिंग साइट जो होती हैं, तो अभी कूड़े वाले उनसे 50 रुपए चार्ज करके, 50 मैंने ये 20% लोअर देन से निकाला है, अभी इस वक्त वो लोग इन टायर वालों को 50 रुपए चार्ज करके फिर टायर उठा के लेके जाते हैं। हम उनको 40 रुपए चार्ज करेंगे, तो इसलिए हमें वो खुशी खुशी टायर दे दिया करेंगे। तो हमें अभी लॉन्ग टर्म में कोई मुश्किल नहीं होने वाली टायर्स की अवेलेबिलिटी में। ये पहले पैराग्राफ की कहानी है कि हम टायर्स लेंगे और पैसे भी लेंगे। तो हमें इस मेक डिसीजन के लिए जो इनपुट चाहिए वो कॉस्ट नहीं है, वो भी एक इनफ्लो है। तो ये पॉजिटिव आएगा। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में बिला शर्म को मसला किसी को है तो पूछ लें। पहला पैराग्राफ, और ये टायर जो मैंने इनफ्लो लिखे हैं इस पे कोई एतराज? दूसरे पैराग्राफ में क्या क्या कैश फ्लो? एक तो ये 3.5 रुपए लिख लिए और पेनल्टी रेलिवेंट है, क्यों? हमने जिससे बाय किया करना था उसको हमने वादा किया हुआ था कि हम तुमसे ही खरीदा करेंगे, और अब चूंकि हम वादा तोड़ने लगे हैं तो हमें अब उसको 1 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। हमारा इसको मेक ऑप्शन को सॉल्व करना मींस कि हम बाय कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने लगे, क्योंकि मेक करेंगे तो बाय नहीं करेंगे, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो उस पर हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये एक रेलिवेंट आउटफ्लो होगा, टाइम 0 पे, टाइम 1 पे के टाइम 2 पे। तो वो तो 2 साल की बात कर रहा है, तो वो 2 साल पहले हुआ था। वो कह रहा है कि अगर अगले 2 साल में कभी भी तोड़ा तो हम तो भी तोड़ देंगे, हम तो भी तोड़। देखें, हम इस सारे काम को अभी के अभी करेंगे ना, तो अभी करेंगे तो उसको 2 साल टरहा के थोड़ी रखेंगे, अभी ना करेंगे उसको, तो उसको अभी ना करेंगे, इसलिए ये अभी 0 पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसको अभी यहां कैश फ्लो नहीं लिखूंगा, टैक्स के बाद लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो टैक्स अलाउएबल डिडक्शन नहीं है। तो फिर 2 लाख तक हमें पार्टिकल खरीदने पड़ेंगे ना। पार्टिकल्स खरीदना ज्यादा फायदे में है कि 1 लाख रुपया दे देना ज्यादा फायदे में? अच्छा, सही है। मैं इसमें आपको ना ये सवाल पूरा कर लूं ना, एंड रिजल्ट जब एक बार सामने निकल आए फिर दोबारा पूछिएगा। पहले 2 पैराग्राफ्स में इस 1 लाख को मैंने भी फिलहाल छोड़ दिया, वो टैक्स के बाद लिखूंगा, बाकी कैश फ्लोज ये 2 ही थे, लिख लिए। तीसरा पैराग्राफ, प्लांट जो इस टायर मैन्युफैक्चरिंग टायर प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट और आरवी दी हुई है, ये भी आखिर में लिखेंगे। हाँ, वर्किंग इसकी कर लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ, डेप्रिसिएशन बताई हुई है इसकी 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, तो वो कर लेते हैं बेशक। और कर लेंगे, मगरिब पढ़ लें। तीसरे पैराग्राफ पे था और डेप्रिसिएशन की मैंने कहा था वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट
थाउजेंड्स में कर रहा हूँ ना, तो 1060 पहले साल की डेप्रिसिएशन 265, बाकी रह गया 795। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 199, बाकी रह गया 596। तीसरा 149, 447। चौथी 112, बाकी रह गया 335। पांचवी डेप्रिसिएशन 84, बाकी रह गया 251, और इसको ईयर 5 में बेचेंगे 115, तो उससे लॉस हो जाएगा 136। ये टैक्स की वर्किंग में यूज कर लेंगे। तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, एक तो सेल्स वाली बात बताई थी, करली यूज। The new equipment will result in Player Limited incurring additional maintenance cost, तो 43,000 मेंटेनेंस कॉस्ट होगी पर ईयर। 43, और इस सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कोई कैश फ्लो। हाँ जी, टायर्स से रबर पार्टिकल बनाने भी तो है ना, तो लास्ट लाइन प्रोसेसिंग कॉस्ट पड़ेगी 37 पर टन। इनटू वही वाले यूनिट्स 2960 3256 3582 3940 334।
और लास्ट में बस टैक्स रह गया, इसलिए इनका कर लेते हैं सब टोटल। फोर डबल सेवन पॉजिटिव, Yes, sir. 5 to 9. 529 556. 556 649. 649 718। Tax working 3। यार इतने अंधेरे में बैठे हो, क्यों आंखें खराब करनी, आगे आ जाते। नजर आ रहा है ठीक? नहीं वो तो आ रहा है रजिस्टर। नहीं लाइट ऑन ना करें, वो शेड पड़ा है। ठीक है रजिस्टर सही नजर आ रहे हैं। किधर? बाकी वर्किंग मैन टैक्स ईयर 1 2 3 4 और 5 और ईयर तो खैर 5 ही है, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करना है और उसकी पेमेंट दिखानी है, तो इसलिए मैं 6 भी बना लेता हूं। अगर लिखा होता ना टैक्स अगले साल देना है तो बस ठीक है, ये टैक्स निकालते और लिखते हुए उसको 2 3 4 5 6 पे लिख लेते, लेकिन कहा है कि आधा सेम ईयर है आधा नेक्स्ट ईयर है, इसकी वजह से मैं इसको इस वर्किंग में ही तोड़ लूंगा। तो एक तो होगा ये नेट कैश फ्लोज ईयर 1 का 477 529 586 649 718, फिर एक डेप्रिसिएशन है 265 199 149 112 84 और एंड पे है लॉस ऑन डिस्पोजल 136। यहां तक कोई सवाल होना चाहिए था वैसे। पिछले साल का क्या? वैल्यूज कौन सी सेम है? नहीं इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इसमें तो कुछ नहीं है। पेनल्टी तो टैक्स नहीं है ना, पेनल्टी तो नहीं है टैक्स अलाउेबल। हाँ जी अच्छा चले मैं खुद ही पूछता हूँ। वो जो ऊपर परचेज कॉस्ट की सेविंग दिखा दी, उससे प्रॉफिट बढ़ा और उस पर टैक्स पड़ जाएगा, तो वो खर्चा तो होना ही नहीं है, तो उस पर टैक्स पे कर रहे होंगे क्या हम? मेरा सवाल दोबारा देखें, ये सब है जो होना है, ये होगा और ये नहीं हो रहा होगा, यानी परचेज कॉस्ट कम नहीं, यहाँ सेविंग दिखाया कि परचेज कॉस्ट नहीं हो रही होगी, तो इसको यहाँ पॉजिटिव दिखाने से ये प्रॉफिट बढ़ा, टैक्स ज्यादा आएगा, तो वो तो काम होना ही नहीं है, तो उस पर टैक्स देंगे हम। सर
जब इसे हम बाय कर रहे हैं एक मिनट, मेरा सवाल समझे मैं क्या कह रहा हूँ। इसको हमने एज एन इनफ्लो दिखाया है कि ये खर्चा होना था, नहीं होगा, इसलिए सेविंग दिखा दी। लेकिन इसको यहाँ पॉजिटिव दिखाने से यहाँ पर एक अमाउंट निकली प्रॉफिट जो कि ज्यादा निकली। अगर मैं यहाँ ना दिखाता तो शायद ये 200 आता। इसको यहाँ पॉजिटिव दिखाने से 500 आ गया, तो अब इस पे टैक्स पड़ जाएगा। तो इस पे टैक्स क्यों पड़ जाए? हाँ जी सर, जो हमने अगर चेंज जब कर रहे थे हाँ। कॉस्ट भी तो दिखा रहे थे, उससे टैक्स सेव भी हो रहा था। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? ये कि अगर हम तो एक कंपैरिजन अगर करते तो दोनों तरफ आता। देखें, अगर हम इसको परचेज करते रहते तो वो एक खर्चा होता और उस पर टैक्स बचता। तो अब चूंकि वो खर्चा नहीं होगा तो टैक्स नहीं बचेगा, तो नहीं बचेगा तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो इसलिए ठीक है, दिखाएंगे इसको ऐसे। ये यहां पर इनफ्लो दिखा रहे हैं कि खर्चा नहीं हो रहा इसलिए सेविंग। तो टैक्स क्यों बढ़े? टैक्स इसलिए बढ़े कि जब ये खरीदते तो वो कॉस्ट होती, एक्सपेंस होता, उस पर टैक्स बचता। ये कल की थी मैंने बात कि खर्चा होगा तो टैक्स बचा के देगा। अब चूंकि वो खर्चा नहीं होना तो जो टैक्स बचना था वो नहीं बचेगा, तो टैक्स कम से ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको यहाँ पॉजिटिव लिखने से टैक्स ज्यादा आ रहा है तो सही है, ये आना चाहिए। टैक्स अब ये कैलकुलेट तो कर लेंगे, बल्कि कर लेंगे नहीं, कर लें। ये बन जाएगा 212 330 437 537 498 और इस पे टैक्स पहले टैक्स कैलकुलेट कर लें, यानी पहले टैक्स की फिगर बता दें कैलकुलेट करके। टैक्स रेट है 30%, 64 99 131 161 149। अच्छा, टैक्स की फिगर ये कैलकुलेट तो कर ली, लेकिन टैक्स का जो कैश फ्लो दिखाना है वो ऐसे कि इसमें से आधा इसी साल पे हो जाएगा, यानी 32। कर लें, ठीक है, कर लें, कोई मसला नहीं। ना लिखें या वहां, क्योंकि वहां भी लिखें कि 2 लाइनें तो वहां लिख लें, यहाँ लिखनी है तो टोटल करके 1 लाइन वहां लिख लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं। आधा इधर और आधा इधर, 49 इधर, 50 इधर, 66 इधर, 65 इधर, 130 इधर, 80 इधर और 81 इधर, 74 यहाँ और 75 यहाँ। ये नजर नहीं आ रहा होगा, कैमरे में आ रहा है नजर? 75 लिखा है इधर। और इनका टोटल करके तो टैक्स की पेमेंट वहां लिख लेते हैं, 32 81 111 116 145 155 और 75। ये टैक्स पेमेंट। सर, ये जो हमने बात की है इसकी, जो हमने कॉस्ट सेविंग यहाँ पे डिफरेंस पड़ा है, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम उसको अलग-अलग सॉल्व करते हैं तो दोनों जगह भी इसका टैक्स का इम्पैक्ट आया, इसलिए हम इसको दरमियान में, यानी कि हम इसको सिर्फ कंपैरिजन में देखते हैं। हाँ, अगर हम नहीं, हम अगर परचेज ऑप्शन अलग सॉल्व करते तो वहां टैक्स आता। मेक, हाँ तो हमने जब उसको नेट कर दिया तो टैक्स भी अल्टीमेटली नेट, हाँ, टैक्स भी नेट हो रहा है, ठीक। $81
वैल्यूज बताएं। 116, 145, 155 और 75। अब चूंकि टैक्स लिख लिया, अब वो पेनल्टी भी लिख लेते हैं 100 की और टाइम 0 पे। अगले 1-2 साल के अंदर अंदर कभी भी टर्मिनेट करते तो पेनल्टी देनी पड़ती। तो अब अगर हम मेक पे जाएंगे तो फौरन ही टर्मिनेट करेंगे, इसलिए 0 पे ही आउटफ्लो आएगा। और प्लांट 0 पे 1060 और 115। चलें, ये कैश फ्लोज हैं और इसकी 12% पे एनपीवी निकल आएगी 1160, 445, 448, 470, 504, कितना 678 और 75। एनपीवी या वो कैश फ्लो, ये सही नहीं है? सही है यार, सही है। ये 40 रह जाएगा, 12% पे इसकी एनपीवी निकल आएगी। कितनी? 596। उसकी एनपीवी आ जाएगी 596। पॉजिटिव नेगेटिव? तो पॉजिटिव एनपीवी शो क्या कर रही है कि हमें मेक करना चाहिए, क्योंकि हमने मेक को एज एन ऑप्शन लिया और बाय ना करना यहाँ सेविंग, यानी हमने दोनों ऑप्शंस को नेट रिजल्ट यहाँ दिखा दिया। और पॉजिटिव एनपीवी आ रही है तो बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। क्या नहीं, अब इसका कंक्लूजन ये होगा कि हमें ये प्लांट लगा लेना चाहिए। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि मेक ऑप्शन करनी चाहिए। अच्छा, अब आप पूछें वो एंड पे। मैंने शुरू में कुछ कहा था कि बाद में पूछना।
यदि हम 2 साल का हमारे पास टाइम है कि इसके अंदर अंदर अगर हम इसको ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो हमें अभी जिस वक्त ब्रीच करेंगे उस वक्त पेनल्टी देनी पड़ेगी। और 1 लाख अगर 2 साल के बाद ब्रीच करेंगे फिर वो पेनल्टी हमें नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या हम इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे कि ये हम 2 साल के बाद इस 1 लाख को बचा लें 2 साल के लिए, और इसके तरह चले, या अभी 1 लाख देना फायदे में है या 2 साल नए कॉन्ट्रैक्ट में जाकर ज्यादा फायदे में? अच्छा, हम 2 ऑप्शंस बना लें कि अभी ही मेक ऑप्शन पे चले जाएं या 2 साल बाद मेक ऑप्शन पे जाएं। 1 लाख देना ज्यादा फायदे में है। ठीक है, बताएं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सर हम इसकी वर्किंग हो जाती ना, एक तो ऐसे हो जाती है, एक तो ये सामने आ गया, और दूसरी ये होती कि हम 2 साल तक परचेज करते रहते पहले, और फिर दूसरे साल के एंड से हम परचेसिंग रोकते हैं, तो फिर ये सारे प्रोडक्शन शुरू करते हैं। मतलब प्रोडक्शन शुरू ही तीसरे साल में होती है, और पहले 2 साल हम परचेसिंग की वर्किंग करते हैं। यानी पहले 2 साल वो आउटफ्लो होता बाय, उसको हम आउटफ्लो दिखाते 280 308 को, और उसके बाद फिर ये मेक आ जाता, और ये फिर आगे 3 4 5 6 7 8 तक जाता। मतलब वो भी ये सेविंग ना शो करते हैं यहाँ पर। अगर ये वाली वर्किंग करते हैं तो फिर हम यहाँ पे जो सेविंग शो कर रहे हैं तो सेविंग ना शो करते। नहीं, सेविंग पहले 2 साल की शो ना करते। अच्छा, पॉइंट तो आपका सही है। ये ना आगे 1-2 सालों में ऐसा होना है। 2 सवाल तो मुझे याद है कि हम एक काम जो करना चाह रहे हैं वो भी कर लें या थोड़ा डिले कर लें, तो उसमें हम इस तरह से करेंगे जो आप कह रहे हैं। इसमें चूंकि आपने पूछा है, मैंने पहले सोचा नहीं इस पे, मेरा ख्याल है कि इसको डिले करने में नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि एक तो ये फायदा आगे चला जाएगा, तो वो जो पॉजिटिव एनपीवी आनी है वो कम आ जाएगी, और 2 साल मजीद आउटफ्लो हो जाएगा हमारा बाय ऑप्शन पे, जो कि इन एनी केस महंगा पड़ रहा है। देखिए, हमें बाय ऑप्शन महंगा पड़ रहा है, इन अदर वर्ड्स हमें मेक ऑप्शन सस्ता पड़ रहा है। मेक ऑप्शन में फायदा है ना, तो हम इस फायदे को और 2 साल आगे घसीट दें और उसकी जगह 2 साल आउटफ्लो ले आए, तो एक तो आउटफ्लो भी आ जाएंगे एक्स्ट्रा, दूसरा ये जो फायदा है ये 2 साल आगे जाने की वजह से पीवी कम हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली इतनी होगी नहीं, दूसरी तरफ से ग्रोथ भी ज्यादा आ रही होगी। हाँ, तो वो डाटा नहीं दिया हुआ शायद, इसलिए इसमें ऐसा नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, हाँ ये सिचुएशन हो सकती है, और आगे 1-2 सवालों में ऐसा है कि हम इस डिसीजन को अभी कर लें या थोड़ा पेंडिंग कर दें। ये डिसीजन हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, तो वो आगे जिन सवालों में आएंगे ना, उसमें एक वो मुझे एक सवाल तो याद है, दूसरा भी शायद मैं MIRR में कराऊंगा, खुद नहीं कराऊंगा तो होमवर्क देकर डिस्कस कर लूंगा। लेकिन मुझे लगता है मुझे ये बात आपकी याद रहेगी, उन सवालों को कराते हुए मैं ये डिस्कस कर लूंगा। एक कामिल लिमिटेड का नाम से सवाल कराना है मैंने, और एक का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो MIRR का सवाल है, EDS एडवांस और इस तरह से है। तो उनमें ये डिस्कशन दोबारा ले आऊंगा। जी, इधर कोई और हाथ नजर आया था। हाँ जी, आप रिपीट कर रहे हैं कि पहली दफा पढ़ रहे हैं? अच्छा, पक्की बात है।
सच्ची सच्ची? जी सर। अच्छा चलो गुड यार। बाकी लोग इग्नोर करें सवाल को, ये जो पूछा है ना स्टूडेंट ने, इग्नोर। थोड़े इसमें और आगे बढ़ जाएं तो फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि इस तरह सोच रहे हैं ये ऑप्शन बननी है कि नहीं बननी है। अभी फिलहाल इस बात को इग्नोर करें जी। क्या 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 क्यों क्यों? नहीं नहीं, सवाल ऑनलाइन वालों के लिए दोहरा रहा हूँ। सवाल ये है कि पेनल्टी हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं। ये तो सवाल में नहीं बताया कि हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले हैं, ये कह रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं हम, कैश फ्लोज, हमारा ये कैश फ्लोज बना के देखना क्या मतलब दे रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी अगर एनपीवी पॉजिटिव आई तो हम मेक पे चले जाएंगे ना, तो मेक पे चले जाएंगे तो देनी पड़ेगी ना पेनल्टी। तो हमारी मेक ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए पेनल्टी एक रेलिवेंट कैश आउटफ्लो है। अगर आंसर एंड पे पॉजिटिव आया और हमने ये फैसला किया कि हाँ मेक ऑप्शन करनी है तो पेनल्टी देनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब आंसर ठीक नहीं है, उसमें से 100 माइनस करना पड़ेगा। फिर अगर आप अभी 100 यहां ना लिखें तो आपकी एनपीवी 696 आ जाएगी। क्या फैसला होगा फिर कि मेक करना है, तो अब जब फैसला हो गया तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो फिर आंसर 696 तो नहीं रह जाएगा, 596 करना पड़ेगा ना। तो इसलिए 100 यहां लिख रहे हैं। तो इसलिए हम ये सारा जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर ही इस उम्मीद पे रहे हैं कि हाँ करने लगे हैं हम मेक। तो जब मेक करने लगे हैं तो पेनल्टी देने लगे हैं। अगर आंसर एंड पे नेगेटिव आ जाता तो बस फिर हम मेक नहीं करेंगे तो पेनल्टी भी नहीं देंगे। तो इसलिए मेक करने का एक रेलिवेंट कैश आउटफ्लो है कि अगर हम मेक ना करते तो पेनल्टी ना देते, मेक करेंगे तो पेनल्टी देंगे। तो इसलिए एक रेलिवेंट कैश आउटफ्लो। अगर वो नेगेटिव होते सारे नेगेटिव, इस पे मैंने कल कहा था, इस पे करूंगा बात, क्योंकि कल वो जो फिगर बता रहा था एक नेगेटिव बोल दी थी, तो मैंने कल ये बात की थी। इस पे करनी है मैंने बात आगे कि अगर किसी एक साल में नेगेटिव आ जाए तो क्या, इस पे करनी है बात आगे कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है या क्या करना है। इस पे करूंगा बात। नेगेटिव हो जाता है जी जी, तो फिर तो हम करेंगे क्योंकि नेगेटिव आ गया तो हम फिर तो नहीं पेनल्टी का तो टैक्स अलाउबल नहीं है ना, तो टैक्स कैलकुलेशन में तो पेनल्टी नहीं यूज करने लगा। आप इस पेनल्टी को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है बोले। हाँ था। तो उसका मतलब है कि जो मेक है वो हमारी फिजिकल नहीं है। अरे नहीं भाई क्यों नहीं है, पूरी पिक्चर देखेंगे तो फिर ना, वरना तो फौरन ही आउटफ्लो होने लगा है। तो इसी से डर के थोड़ी पीछे हट जाएंगे। पहले अगर नेगेटिव आ भी जाता तो पहले साल के नेगेटिव से अगर डरना है तो जीरो पे नेगेटिव से डर जाए। पूरी पिक्चर सामने आएगी तो फैसला करेंगे ना। तो पूरी पिक्चर ये सामने आई कि अगर ये सारा कदम उठा लेते हैं तो पॉजिटिव एनपीवी है, तो बस ठीक है उठा लेंगे कदम। पहले साल ही नेगेटिव देख के तो नहीं छोड़ देंगे। अगर हम पॉजिटिव देख रहे हैं पूरे सालों में तो हम फिर तो हम सारे ईयर्स में पॉजिटिव नहीं देख रहे, हम एनपीवी के पॉजिटिव पे फैसला करने लगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इनमें से कोई साल नेगेटिव आ जाता है, ये आ गया ना नेगेटिव, तो हमने हर साल पॉजिटिव में लाके नहीं फैसला करना, हमने एंड रिजल्ट देख के एनपीवी को पॉजिटिव देख के फैसला करना है। हो सकता है कि ये 2-4 साल और नेगेटिव होते, लेकिन उस सबर का फल इतना मीठा मिलता कि चौथे साल बहुत सारा पॉजिटिव आ जाता, तो एनपीवी पॉजिटिव आ जाती। तुमने एनपीवी की बेस पे फैसला करना है, हर साल का पॉजिटिव नेगेटिव देख के नहीं फैसला करना। इससे रिलेटेड बताएं और कोई सवाल परेशानी है तो। नहीं क्या पूछना कुछ? नहीं यार जी जी। अगर सेल प्राइस का भी ग्रोथ रेट दिया होगा तो उसका जनरल इन्फ्लेशन रेट जिस पर आपने अभी इन्फ्लेशन करने लगा हूं बात, बस अभी इन्फ्लेशन, बल्कि मेरे ख्याल में ये 10 काफी है ऑनलाइन वालों के लिए। अब मैं 11 में इन्फ्लेशन की बात लाता हूँ। ठीक है इसको एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।